अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे एनसेड्स की फार्माकोलॉजी के बारे में। ठीक है, तो बेसिकली जो एनसेड्स होते हैं वो आपके पास ना इनके तीन एक्शंस होते हैं। इनके क्या होते हैं? तीन एक्शंस होते हैं और इनके तीन यूजेस भी वही होते हैं जो इनके एक्शंस होते हैं। ठीक है, इनके यूजेस क्या हैं? दे आर यूज्ड एज ए एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, दे आर यूज्ड एज एंटी पायरेटिक ड्रग्स, दे आर ऑल्सो यूज्ड एज एनाल्जेसिक्स। एंटी इन्फ्लेमेटरी मतलब क्या? ये इन्फ्लेमेशन को कम करेंगे। एंड एंटी पायरेटिक मतलब क्या? ये आपके पास फीवर को कम करेंगे। एनाल्जेसिक्स मतलब क्या? ये आपके पास पेन को कम करेंगे। ये एज जो है ना पेन किलर्स भी यूज़ होते हैं एज एंड इन्फ्लेमेटरी कंडीशंस लाइक रूमेटॉइड अर्थराइटिस है, ऑस्टियोआर्थराइटिस है, गाउट है, इनमें यूज़ करते हैं इनको। ठीक है, तो ये इनके क्या हैं? ये तीन इनके एक्शंस भी होते हैं और ये इनके यूजेस भी होते हैं। ठीक है, तो एनसेड्स को समझने के लिए जो है ना सबसे पहले ना आपको पूरा पाथवे ये पता होना चाहिए जो अरेकेडोनिक एसिड से जो चीज़ें बनती हैं। ठीक है, तो चलिए वो नॉर्मल पाथवे समझते हैं और उसके बाद ना इनकी अप्लाइड फार्माकोलॉजी इन पर अप्लाई करते हैं और क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो ये क्या आपके पास ये सेल मेम्ब्रेन है। सेल मेम्ब्रेन में क्या होती है? सी एम का मतलब है सेल मेम्ब्रेन, पी का मतलब है फास्फो, एल का मतलब है लिपिड। सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड। सेल मेम्ब्रेन फास्फोलिपिड पर एक एंजाइम एक्ट करता है जो कि इस फास्फोलिपिड को कन्वर्ट करता है इनटू द अरिकेडोनिक एसिड एंड दिस एंजाइम इज़ नोन एज फास्फोलाइपेज A2। ये फास्फोलाइपेज A2 इसको इसमें कन्वर्ट करेगा। एंड अरिकेडोनिक एसिड के पास दो पाथवेज होते हैं। एक आता है ये वाला पाथवे एंड एक आता है दूसरा पाथवे, वो मैंने यहाँ पर शो नहीं किया इस डायग्राम में। तो दो पाथवेज होते हैं। जो मेन हमारा कंसर्न होगा इस लेक्चर में वो यही पाथवे होगा। इस पाथवे को हम कहते हैं क्या? साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे। दूसरा होता है लाइपोक्सिजिनेज पाथवे। जो ड्रग्स लाइपोक्सिजिनेज पाथवे को इनहिबिट करते हैं, ऑल दोज ड्रग्स आर यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ द एस्थमा। एंड जो आपके पास एरिकेडोनिक एसिड जो ये साइक्लोऑक्सीजिनेज पाथवे वाले पाथवे को इनहिबिट करते हैं वो आपके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी पायरेटिक एंड एनाल्जेसिक्स के जो है ना यूज़ होते हैं इसमें। ठीक है, तो जो अरिकेडोनिक एसिड है ये आपके पास प्रोडक्ट्स देता है जो इस पर एक्ट करता है एंजाइम अरिकेडोनिक एसिड पर, और ये प्रोडक्ट बनाता है। उस एंजाइम को हम बोलते हैं क्या? कॉक्स 1, कॉक्स 1, कॉक्स 2 होते हैं। ठीक है, कॉक्स का मतलब है साइक्लोऑक्सीजिनेज। कॉक्स 1 आपके पास नॉर्मल फिजियोलॉजिकल जो है ना आपके पास जो फंक्शंस होते हैं उनमें प्रोड्यूस होता है, मतलब कि ये नॉर्मली प्रोड्यूस होता है। कॉक्स 2 इज़ प्रोड्यूस्ड इन पैथोलॉजिकल कंडीशंस। ये पैथोलॉजिकल कंडीशंस में कॉक्स 2 प्रोड्यूस होता है। ठीक है, एंड जब पैथोलॉजी है तो यहाँ पर कोई चीज़ें पैथोलॉजिकल जो है ना आपके पास क्या कुछ मॉलिक्यूल्स होंगे जो आपके पास यहाँ पर रिलीज़ हुए होंगे। ठीक है, तो पैथोलॉजिकल में आपके पास आता है ट्यूमर, नेक्रोटिक फैक्टर अल्फा एंड इंटरल्यूकिन 1। ये आपके पास इन्फ्लेमेशन में रिलीज़ होते ही होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं? इसको स्टिमुलेट करते हैं पैथोलॉजिकल को, मतलब क्या? ये साइक्लोऑक्सीजिनेज 2 की सिंथेसिस को जो है ना प्रोमोट करेंगे, मतलब क्या? उसको उसकी सिंथेसिस करवाएंगे। ठीक है, तो इस पाथवे में आपके पास नॉर्मली क्या क्या प्रोड्यूस होता है? प्रोस्टाग्लैंडिन I2, इसको हम प्रोस्टासाइक्लिन भी कहते हैं। प्रोस्टाग्लैंडिन E2 भी प्रोड्यूस होता है, प्रोस्टाग्लैंडिन D2 प्रोड्यूस होता है एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 प्रोड्यूस होता है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 का फंक्शन, इन सब का फंक्शन मैं बताऊंगा और उसके रिलेटेड इनका हम जो है ना कैसे जो है ना ड्रग्स देते हैं तो ये इनके इफ़ेक्ट को कम करते हैं। ठीक है, और इनके जो है ना हम साइड इफ़ेक्ट्स भी देखते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या स्टमक है। स्टमक में ये जो पर्पल लाइन है ये आपको शो करेगी इसको म्यूकोजा ऑफ द स्टमक को। म्यूकोजा होती है ना स्टमक में, ये उसको शो करेगी। स्टमक में एक ग्लैंड होता है जिसे हम बोलते हैं क्या? फंडिक ग्लैंड। एंड फंडिक ग्लैंड में 4 सेल्स होते हैं। पैराइटल सेल होता है, म्यूकस नेक सेल होता है, एंटेरोक्रोमेफिन सेल होता है एंड चीफ सेल्स होते हैं। यहाँ पर जो मैंने सेल दिखाया है ये दिस इज़ द पैराइटल सेल। ठीक है, तो पैराइटल सेल में क्या होता है? यहाँ पर हाइड्रोजन पोटेशियम एक्सचेंजर होता है जो कॉन्स्टेंटली इसको पंप करता है हाइड्रोजन को। ठीक है, एंड हाइड्रोजन फिर क्लोरीन के साथ मिलके क्या बनाती है? HCl। ठीक है, तो जो प्रोस्टाग्लैंडिन I2 है, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 या फिर प्रोस्टासाइक्लिन भी इसे कह सकते हैं आप। दिस प्रोस्टाग्लैंडिन I2 इनहिबिट दिस गैस्ट्रिक एसिड सिंथेसिस। ये क्या करता है? इस गैस्ट्रिक एसिड की सिंथेसिस को
इनहिबिट करता है प्रोस्टासाइक्लिन या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन I2, ठीक है। ये इसका नॉर्मल फंक्शन होता है। एंड जो आपके पास सॉरी प्रोस्टाग्लैंडिन E2 है एंड एक और आता है F2, ये मैंने यहाँ पर नहीं बताया था इस वाले में, बिकॉज इसका इतना मेन रोल है नहीं दूसरा, ठीक है। ये दोनों क्या करते हैं, दे स्टिम्यूलेट, ठीक है, ये यहाँ पर स्टिमुलेशन है, ठीक है, स्टिम्यूलेट द सिंथेसिस ऑफ म्यूकस इन द स्टमक। ये क्या इनके नॉर्मल फंक्शन है, ठीक है। तो ये दोनों इनके फंक्शंस आप याद करना। इसी के रिलेटेड मैं इनके एडवर्स इफेक्ट भी बताऊँगा आपको। अच्छा, उसके बाद प्रोस्टाग्लैंडिन E2 का एक और फंक्शन होता है, वो मैं बताता हूँ अभी। ये क्या एक नर्व एंडिंग है, नर्व एंडिंग में ये क्या है, ये यहाँ पर जो है ना न्यूरोट्रांसमीटर्स यहाँ से रिलीज़ हो रहे हैं, लाइक हिस्टामिन होता है एंड ब्रेडिकाइनिन होता है। ब्रेडिकाइनिन आपके पास क्या होता है, एक पेन के लिए क्या होता है, न्यूरोट्रांसमीटर होता है। ये क्या है, ये एक जो है ना सरफेस है जिसके ऊपर ये रिलीज़ हो रहे हैं। लेट सपोज इसको हम फोर हेड ले रहे हैं। तो प्रोस्टाग्लैंडिन E2 क्या करता है, ये जो नर्व एंडिंग है ना, इसको सेंसिटाइज करता है फॉर द एक्शन ऑफ दीज न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन। तो जब ये इनको सेंसिटाइज करेगा, ब्रेडिकाइनिन आपके पास पेन की सेंसेशन लेके आता है, तो यहाँ पर आपको क्या होगा, पेन फील होगा। लेट सपोज यहाँ पर फोर हेड है तो आपको फोर हेड में पेन होगा, अब्डोमिनल है तो अब्डोमिन में पेन होगा, हैंड है तो हैंड में पेन होगा, ठीक है। इसी तरह इसका मैकेनिज्म होता है, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन I2 क्या करते हैं, सेंसिटाइज द नर्व एंडिंग्स फॉर द एक्शन ऑफ ब्रेडिकाइनिन, हिस्टामिन। एंड प्रोस्टाग्लैंडिन E2 इज आल्सो पायरेटिक, ठीक है। प्रोस्टाग्लैंडिन D2 इज आल्सो पायरेटिक एंड हाइपर एल्जीजिक। हाइपर एल्जीजिक का मतलब क्या, ये पेन को फील करवाता है, ठीक है। एंड पायरेटिक का आपको पता है क्या होता है, ठीक है। एंड थ्रोम्बोक्सिन A2 इज़ अ पोटेंट प्लेटिलेट एग्रीगेटर एंड वेजो कंस्ट्रक्टर। ये वेजो कंस्ट्रक्शन भी करता है एंड प्लेटिलेट की एग्रीगेशन भी करता है, ठीक है। अब देखें, अगर मैं कोई ड्रग दूं जो इन एंजाइम्स को इनहिबिट करे, तो ये इन सारों के फंक्शंस क्या हो जाएंगे, बिल्कुल कम हो जाएंगे। लाइक हम पायरेटिक मतलब क्या, एंटी पायरेटिक था ना, एज ए एंटी पायरेटिक यूज़ करते हैं। एंड हाइपर एल्जेसिक ये पेन को ज़्यादा फील करवाते हैं, तो हम इसको एनाल्जेसिक का मतलब ये पेन को रिड्यूस करेंगे, यहाँ पर एंटी एनाल्जेसिक नहीं होगा, ठीक है। तो नंबर 2 यूज़ हो गया ये। एंड ये सभी आपके पास इन्फ्लेमेशन काज करवाते हैं, तो ये एंटी इन्फ्लेमेशन के ये मीडिएटर्स होते हैं, तो ये उसमें भी आ जाता है, ठीक है। और ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, इनका यूज़ हो गया, ठीक है। तो ये होता है। अब जो आपके पास इसमें ड्रग्स आते हैं, एक आते हैं आपके पास क्या, नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर्स, नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर्स। उनमें आपके पास एस्पिरिन आती है, सैलिसाइलेट साल्ट्स आते हैं, एंड डायफ्लूमिसल आता है, एंडोमिथेसिन आता है, सोलिनडेक आता है, आइबुप्रोफेन आता है, फिनोप्रोफेन आता है, नेप्रोक्सिन आता है, पायरोक्सिकेम आता है, मिलॉक्सिकेम आता है। एंड जो आपके पास ये जो सिलिकॉक्सिब है, इट इज़ COX-2 सेलेक्टिव इनहिबिटर। ये आपके पास COX-2 को इनहिबिट करता है। ये आपके पास नॉन सेलेक्टिव हैं, तो ये दोनों को इनहिबिट करेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास इसमें ड्रग्स आते हैं। अब देखें, यहाँ पर जो मेन चीज़ मैं डिस्कस करूँगा इज़ द एस्पिरिन। एस्पिरिन जो है ना आपके पास क्या है, ये क्या एस्पिरिन है, एस्पिरिन जो आती है आपके पास इंटेरिक कोटेड फॉर्म में आती है, ठीक है। किस में आती है, इंटेरिक कोटेड फॉर्म में आती है। अब जो एस्पिरिन हम देते हैं, एस्पिरिन स्टमक में आएगी, स्टमक में आने के बाद ये क्या होती है, यहाँ पर एसिटाइलेटेड होती है, एसिटाइल सैलिसाइलिक एसिड, ये इसका पूरा जो है ना नाम होता है, जो एसिटाइलेटेड फॉर्म होता है इसका। ये एसिटाइलेटेड फॉर्म डी एसिटाइलेटेड हो जाएगा। ये क्या है, डी एसिटाइलेटेड। यहाँ पर एक एंजाइम होता है ईस्ट्रेस, जो इसको डी एसिटाइलेटेड करेगा, ठीक है। ये जो डी एसिटाइलेटेड फॉर्म है, इसकी रीअब्जॉर्प्शन बिल्कुल तेज़ होती है, तो ये रीअब्जॉर्ब हो गया। रीअब्जॉर्ब होने के बाद ये प्लाज्मा प्रोटीन पर बाइंड होगा इन द ब्लड, एंड प्लाज्मा प्रोटीन पर जैसे ही बाइंड होगा, उसके बाद ये लिवर में जाएगा, लिवर में इसकी मेटाबॉलिज्म होगी, और ये फिर से ब्लड में आ जाएगा। उसके बाद ये एक्सक्रीट होगा इनटू द यूरिन, ठीक है। अब देखिए, जब ये प्लाज्मा प्रोटीन पर बाइंड करेगा, तो ये क्या करता है, ये 80 to 90% यहाँ पर ना प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड करता है।
तो जो बकाया ड्रग्स होंगे जो प्लाज्मा प्रोटीन पर बाइंड करते हैं, तो ये क्या करेगा, उनको रिपेल करेगा, उनको रिमूव करेगा फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन। लेट सपोज योर पेशेंट इज़ ऑन वारफेरिन एंड फेनिडोन थेरेपी, तो ये क्या करेगा, एस्पिरिन इनको ना रिमूव करेगा फ्रॉम द प्लाज्मा प्रोटीन। तो इनकी कंसंट्रेशन मतलब ये ड्रग फ्री हो जाएंगे, और जब ये फ्री हो जाएंगे तो आपके पास वारफेरिन एंड फेनिडोन की टॉक्सिसिटी आपके पास हो जाएगी, एंड दिस इज़ दी एडवर्स इफेक्ट, या फिर ऐसे आप ड्रग ड्रग इंटरेक्शन भी कह सकते हैं, ठीक है। ये एस्पिरिन का नंबर 1 होता है, नंबर 1 ये एक एडवर्स इफेक्ट में से भी आप इसे कह सकते हैं, या फिर ड्रग इंटरेक्शन है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये जो आपके पास है जो एस्पिरिन है, एस्पिरिन के ना दो डोजेज़ होते हैं। एक आता है आपके पास क्या हाई डोज, एक आता है लो डोज। जब मैं एस्पिरिन का लो डोज हूँ, लेट सपोज मैं इसकी 75 मिलीग्राम दे रहा हूँ। 75 मिलीग्राम का जो डोज होगा, लिवर में क्या होती है आपके पास, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स भी होती है एंड जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स भी होती है, ठीक है। मतलब कि ये इसको रिमूव करता है, जो है ना लिवर में से इसकी एक्सक्रीशन होती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑर्डर भी होता है एंड ज़ीरो ऑर्डर भी होता है। जब मैं इसको 75 मिलीग्राम पर दूंगा तो ये फॉलो करेगी किसको, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक को। इट लो डोजेज इट फॉलोज फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, एंड इसकी जो हाफ लाइफ होती है इसकी 3.5 आवर्स होती है। जब मैं इसका हाई डोज दूंगा, लेट सपोज मैं 325 मिलीग्राम दे रहा हूँ, तो इसका जो जिस काइनेटिक को ये फॉलो करेगी वो होगी आपके पास क्या, ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक। ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक आपको ये क्या किस पर फॉलो करती है, एट हाई डोजेस, एंड इसकी जो हाफ लाइफ होगी यहाँ पर 15 आवर्स होगी। इनमें से MCQs आपसे बन सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है। और एस्पिरिन हम कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स में देते हैं, बिकॉज ये जो थ्रोम्बोक्सिन A2 है, थ्रोम्बोक्सिन A2 का आपके पास एक्शन क्या था, नॉर्मल प्लेटिलेट एग्रीगेशन एंड वेजोकंस्ट्रक्शन। बकाया जो भी ड्रग्स है ना, इंसेट्स, वो इतने जो है ना पोटेंट, जो है ना इस पोटेंट नहीं होते कि जो है ना इसके एक्शंस को इनिबिट करें। ज़्यादातर करते हैं लेकिन इतना नहीं करते एज़ कम्पेयर टू द एस्पिरिन। एस्पिरिन इसको बहुत ही इनिबिट करती है। तो एस्पिरिन यहाँ पर क्या करेगी, इसको प्लेटिलेट की एग्रीगेशन को कम करेगी एंड वेजोकंस्ट्रक्शन को कम करेगी। तो आपके पास इसी वजह से इनको यूज़ करते हैं इन दी मैनेजमेंट ऑफ द कार्डियक पेशेंट्स, ठीक है। तो इसी के रिलेटेड इसके एडवर्स इफेक्ट भी होंगे। अगर मैं इसका डोज़ ज़्यादा दे दूँ, आप कार्डियक पेशेंट्स में 75 मिलीग्राम से ऊपर का डोज़ नहीं यूज़ कर सकते, या फिर 80 मिलीग्राम से ऊपर का डोज़ यूज़ नहीं कर सकते। अगर आप यूज़ करेंगे तो आपके पास होगी इंक्रीज ब्लीडिंग टाइम हो जाएगा, एंड डोंट यूज़ 1 वीक प्रायर टू द सर्जरी, ठीक। ये इसके क्या हैं, एडवर्स इफेक्ट्स में से हैं, ठीक है, एस्पिरिन के। अच्छा, ठीक है, तो ये होता है। अच्छा, तो कार्डियक पेशेंट्स कौन से कार्डियक पेशेंट्स में यूज़ करते हैं, मतलब कि ये क्या करती है कार्डियक पेशेंट्स में, इसको यूज़ क्यों करते हैं, इसके एक्शन क्या होते हैं कार्डियक पेशेंट्स में। इट डिक्रीजेज द रिकरेंट इवेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम इन पेशेंट्स विद MI एंड अनस्टेबल एंजाइना। मतलब क्या, ये क्या करती है, जो रिकरेंट इवेंट्स होते हैं कार्डियोवास्कुलर पेशेंट्स में, मतलब क्या MI के माना मतलब क्या, जो ज़्यादा चांसेस हैं उनको कम करती है, एंड अनस्टेबल एंजाइना में भी इसको यूज़ करते हैं। एंड इट आल्सो डिक्रीज द रिस्क फॉर द ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक एंड स्ट्रोक, ठीक है। तो ये इसकी क्या होती है, ये दोनों इसके एक्शंस होते हैं, ठीक है। एंड दूसरी चीज़, एस्पिरिन को आप डोंट यूज़ इन गाउट एंड चिल्ड्रेन लेस देन 20 years बिकॉज इट काजेज अ सिंड्रोम नोन एज रईस सिंड्रोम। ये इसका क्या होता है, एक एडवर्स इफेक्ट होता है, इसी वजह से इसको हम चिल्ड्रेन लेस देन 20 years में यूज़ नहीं करते, ठीक है। ये आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। अच्छा, एंड इसका एक और एडवर्स इफेक्ट होता है, लाइक आप देखिए ना, ये क्या प्रोस्टाग्लैंडिन I2 की सिंथेसिस को भी कम कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन E2 एंड F2। I2 क्या करता है, एसिड की सिंथेसिस को कम करता है, और ये म्यूकस की सिंथेसिस को एलिवेट करते हैं। तो जब मैं इन दोनों को कम कर दूंगा, जब मैं म्यूकस की सिंथेसिस को कम कर दूंगा, जब मैं ड्रग दूंगा तो वो इसकी इफेक्ट को इनिबिट करेगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी सिंथेसिस कम हो जाएगी, एंड ये HCl की सिंथेसिस को इनिबिट कर रहा है, तो यहाँ पर क्या होगा, इसकी सिंथेसिस बढ़ जाएगी, बिकॉज मैं इसकी सिंथेसिस को इनिबिट कर रहा हूँ।
तो यहाँ पर होगा क्या, तो जब ये दोनों इफ़ेक्ट होंगे तो आपके पास जो स्टमक की जो लाइनिंग है उसको ना आपके पास क्या होगा, उसमें जो है ना आपके पास एडवर्स इफ़ेक्ट आना शुरू हो जाएंगे। और आपके पास सबसे पहले जो आएगा नंबर 1 इज़ द जीआई ब्लीड एंड यहाँ पर अल्सर्स फॉर्म हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दोनों, ये ना आपके पास सबसे पहले जो एडवर्स इफेक्ट आपको मिलेगा यही मिलेगा, ठीक है। ये एग्जाम में आपसे डेफिनेटली पूछा जाएगा। एंड इफ़ यू वांट टू डिक्रीज दिस एडवर्स इफेक्ट यू हैव टू ऐड द प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और द मिसोप्रोस्टोल। मिसोप्रोस्टोल इज़ द प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एनालॉग, ये P1 का एनालॉग होता है और प्रोस्टाग्लैंडिन E1 का एनालॉग होता है, ठीक है। ये अगर आप ऐड करेंगे तो ये एडवर्स इफेक्ट आपको कम मिलेंगे, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया। एंड जो एस्पिरिन है, एस्पिरिन की टॉक्सिसिटी को हम कहते हैं क्या, सेलिसाइलिज्म। एंड सेलिसाइलिज्म इज़ करेक्टराइज्ड बाय नोजिया, वॉमिटिंग, डिजीनेस, हेडेक, टेनाइटिस, कन्फ्यूजन एंड हाइपर वेंटिलेशन। ये चीज़ें आपको मिलेंगी। आपसे ये एग्जामिनर इतना पूछेगा नहीं, बस आप सेलिसाइलिज्म कह देंगे तो काम चल जाएगा, ठीक है। तो ये होता है। एंड जो बाकी भी ड्रग्स हैं एस्पिरिन की तरह यूरिन में ही एक्सक्रीट होते हैं, ठीक है। बाकियों की ना इतनी बुक में वो नहीं दी हुई है, ठीक है। तो ये होता है। उसके बाद जो आपके पास प्रोस्टाग्लैंडिन I2 एंड E2 है, प्रोस्टाग्लैंडिन I2 एंड E2 दे इंक्रीज इज द रीनल ब्लड फ्लो नॉर्मली, ठीक है। नॉर्मली इसको इंक्रीज़ करते हैं। जब मैं इनकी सिंथेसिस को कम करूँगा तो रीनल ब्लड फ्लो कम हो जाएगा, रीनल ब्लड फ्लो कम हुआ तो GFR कम हो जाएगा, रीनल ब्लड फ्लो कम होगा तो GFR कम हो जाएगा ना। GFR कम हुआ तो यहाँ पर ये जो मतलब जो भी आपके पास यहाँ पर साल्ट इन वाटर आ रहा है वो आपके पास नॉर्मल 120 जो है ना आपके पास 125 जो है ना आपके पास GFR होता है, तो 125 आपके पास जो होता है। अब लेट सपोज यहाँ पर क्या हो गया, आपके पास 50 हो गया है, तो इसकी जो रीअब्जॉर्प्शन है वो यहाँ पर अप्रॉक्सिमल पार्ट में ही हो जाएगी सारों की। तो ये जब यहाँ पर पहुँचेगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, यहाँ पर डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आपके पास क्या होता है, मैक्यूला डेंसा। तो यहाँ पर NaCl की कंसंट्रेशन कितनी होगी, बिल्कुल कम होगी ना, बिकॉज जो भी आपके पास आया है वो यहाँ पर ही रीअब्जॉर्ब हो गया। तो ये इसकी लो कंसंट्रेशन को डिटेक्ट करेगा। जैसे ही इसको डिटेक्ट करेगा तो ये यहाँ पर क्या करेगा, ये इसकी वेजो डायलेशन करेगा एफ्रंट की, एंड जो ईफ्रंट आर्टेरियोल है इसकी वेजो कंस्ट्रक्शन करेगा एंड रास सिस्टम को एक्टिवेट करेगा एंड ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा एंड GFR मेंटेन हो जाएगा, ठीक है। अगर आप ज़्यादा देर तक ये ड्रग देंगे तो GFR बहुत ज़्यादा हो जाएगा एंड NaCl की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी एंड इसकी रीअब्जॉर्प्शन भी यहाँ पर बिल्कुल ज़्यादा हो जाएगी। जैसे इनकी रीअब्जॉर्प्शन हो गई, वाटर भी यहाँ पर रीअब्जॉर्ब होगा एंड सोडियम भी होगा। इनकी रीअब्जॉर्प्शन इतनी बहुत ज़्यादा हो जाएगी इंटरस्टिशियम में, और इंटरस्टिशियम के बाद ये आपके पास ब्लड में भी आ जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर ब्लड में आ जाएंगे और ये सोडियम भी आ जाएगा। तो ये यहाँ पर इंटरस्टिशियम में ना इनका दूसरा एडवर्स इफेक्ट होता है एडिमा। तो एडिमा इस तरह से डेवलप होती है, ठीक है। तो इनका सेकेंड एडवर्स इफेक्ट क्या हो जाएगा, एडिमा। एडिमा कैसे होती है, ये वाला पूरा प्रोसेस जो मैंने अभी बताया आपको। एंड दूसरा यूज़ ना इनको इनका लिखा हुआ है बुक में, इनको यूज़ नहीं करना है रीनल डिजीज़ में, बिकॉज ये रीनल के थ्रू, यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट हो रहे हैं ना, ठीक है। तो इस वजह से। एंड डोंट यूज़ इन हार्ट फेल्यूर एज वेल। वाई, इसका एक रीज़न है वो ये, अब देखें ना ये क्या करते हैं, वाटर की रिटेंशन करते हैं। वो कैसे करते हैं वो मैंने बताया आपको, जो मैकेनिज्म पूरा बताया अभी एंड सोडियम की। जब ये ब्लड में ज़्यादा हो जाएगा तो ब्लड का वॉल्यूम क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। यहाँ पर लिखे लिखा है मैंने, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़। ब्लड वॉल्यूम जैसे ही इंक्रीज़ हुआ, अच्छा एक चीज़ यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, जो कार्डियक आउटपुट होता है, कार्डियक आउटपुट इज़ इक्वल टू हार्ट रेट इनटू स्ट्रोक वॉल्यूम। सॉरी, पहले यहाँ पर मैं आपको हार्ट फेल्यूर की डेफिनेशन बताता हूँ, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको ये वाली इसको पूरे को डिफ़ाइन करता हूँ, ठीक है। हार्ट फेल्यूर को हम डिफ़ाइन करते हैं एज अ फेल्यूर ऑफ द हार्ट टू मेंटेन द इनफ कार्डियक आउटपुट टू मीट द नीड ऑफ द बॉडी इन द नॉर्मल फिलिंग प्रेशर्स। दोबारा बताता हूँ, फेल्यूर ऑफ द हार्ट to maintain the enough cardiac output to meet the body need in the within the normal filling pressures। जो आपके पास हार्ट है, लेट्स सपोज दिस इज योर हार्ट में यहाँ पर ये राइट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है, लेफ्ट एट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है।
इनमें ये जो ब्लड यहाँ से यहाँ आता है ये क्या होता है, फिलिंग होती है, इसकी भी ये फिलिंग होती है। ये प्रेशर बिल्कुल नॉर्मल है। यहाँ पर ये जो लेफ़्ट हार्ट है, ये जब इसको ब्लड को इजेक्ट करती है, ये क्या होता है आपके पास कार्डियक आउटपुट को इजेक्ट कर रही होती है। नॉर्मल कार्डियक आउटपुट आपके पास क्या होता है, 5 लीटर होता है, ठीक है। अब देखें ये क्या है, कार्डियक आउटपुट क्या कर रही है, इसको मेंटेन नहीं कर रही 5 लीटर को, ये बहुत कम जो है ना इसको जो है ना रिलीज़ कर रही है। एंड लेट सपोज यहाँ पर क्या है, ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, स्ट्रोक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है। ब्लड वॉल्यूम बहुत ज़्यादा है, स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा है, कैसे, वो मैं अभी आपको बताता हूँ। जो आपके पास स्ट्रोक वॉल्यूम है, इट डिपेंड्स अपॉन वीनस रिटर्न। यहाँ से ये ज़ाहिर है जब ये यहाँ से आया है तो ये फ्लूइड आपके पास वीनस सिस्टम के थ्रू आपके पास राइट हार्ट में जाएगा ना, तो जब ये वीनस रिटर्न बहुत ज़्यादा है तो ऑब्वियसली स्ट्रोक वॉल्यूम बहुत ज़्यादा होगा। स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होना चाहिए। अब ये ज़्यादा नहीं होगा बिकॉज़ हार्ट फेल्यूर है। हार्ट फेल्यूर क्यों, हार्ट यहाँ पर इनफ जो है ना आपके पास जनरेट नहीं करी, इतना पोटेंशियल नहीं है हार्ट के पास कि वो ना आपके पास कार्डियक आउटपुट आपको दे जितना आप चाह रहे हैं, ज़्यादा कार्डियक आउटपुट। लगता है आपको बात समझ में नहीं आ रही, ठीक है। तो आई होप कि इतना क्लियर हो गया होगा आपको। बहरहाल हार्ट के यहाँ पर फेल्यूर है, हार्ट अपना पंप नहीं कर रही इतना जो भी ब्लड आ रहा है। अगर आप ब्लड को ज़्यादा लाएंगे, वो पंप नहीं करेगी तो फ्लूइड जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, अक्यूमुलेट हो जाएगा इनटू द हार्ट। जब ये अक्यूमुलेट हो जाएगा इनटू द हार्ट तो ये लेफ़्ट वेंट्रिकल से लेफ़्ट एट्रियम में आएगा। लेफ़्ट एट्रियम के बाद ये यहाँ लंग्स में जाएगा। लंग्स में कैपिलरीज होती हैं, उनमें से फ्लूइड लीक आउट करेगा एंड यहाँ पर पल्मोनरी इडीमा अल्टीमेटली डेवलप हो जाएगा, पल्मोनरी इडीमा, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं हार्ट फेल्यूर के टॉपिक में चला गया हूँ। एंड ये जो पल्मोनरी इडीमा है, यहाँ से बैक प्रेशर आएगा इनटू द पल्मोनरी आर्टरी एंड यहाँ पर फ्लूइड आ जाएगा। एंड यहाँ पर भी ये क्या होता है, लेफ़्ट वेंट्रिकुलर फेल्यूर हो गया, ये राइट वेंट्रिकुलर फेल्यूर हो जाएगा फिर। एंड इन दोनों को हम कहते हैं क्या, कंजेस्टिव कार्डियक फेल्यूर, ठीक है। तो ये होता है, तो इस वजह से हम हार्ट फेल्यूर में इनको यूज़ नहीं करते, ठीक है। हाँ, इन बाकी ड्रग्स में, जो भी ड्रग्स हैं एनसेड्स में, उनमें एक ड्रग आती है नेप्रोक्सिन। नेप्रोक्सिन बाकी सारी जो है ना कार्डियक टॉक्सिक होती हैं, इसकी जो कार्डियक टॉक्सिसिटी होती है वेरी लेस होती है, वेरी लेस कार्डियक टॉक्सिसिटी। सो दिस इज़ सेफ़ इन कार्डियक पेशेंट्स। आप ये दे सकते हैं, अगर आप कोई भी पेशेंट आया है विद दी फीवर या फिर एनएलजेसिया, हाइपर एलजीजिया है या फिर आपके पास इन्फ्लेमेशन है, तो आप नेप्रोक्सिन दे सकते हैं इन दी हार्ट के पेशेंट्स में, ठीक है। उसके बाद एक और ड्रग आती है जिसे हम बोलते हैं क्या, सिलीकॉक्सिब। क्या, सिलीकॉक्सिब। सिलीकॉक्सिब इज़ इनहिबिट दी COX-2, इट इज़ सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर। ये हम पर ओरल रूट के थ्रू लेते हैं एंड ये आपके पास यूरिन एंड फीसेस में एक्सक्रीट होती है, यूरिन एंड फीसेस में एक्सक्रीट होती है। एंड इसकी जो हाफ़ लाइफ होती है वो आपके पास 11 आवर्स होती है। एंड इसके जो एडवर्स इफेक्ट होते हैं वो MI एंड स्ट्रोक होता है, ठीक है। जो भी ऑल COX-2 इनहिबिटर आर कार्डियोटॉक्सिक, सो डोंट यूज़ COX-2 इनहिबिटर इन दी कार्डियक पेशेंट्स, ठीक है। तो ये होता है सिलीकॉक्सिब। एंड ऑल दीज ड्रग्स, ऑल NSAIDs आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी। प्रेगनेंसी में ये आप यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये भी हमारे पास हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास एक और ड्रग आती है जिसे हम बोलते हैं क्या, एसिटामाइनोफेन। एसिटामाइनोफेन इज़ नॉट अ NSAID। ये NSAID में से ये नहीं है, ठीक है। अब देखें जो एसिटामाइनोफेन है, इट इज़ एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक। इट इज़ एंटीपायरेटिक एंड एनाल्जेसिक। तो ये फीवर को भी कम करती है एंड ये पेन को भी कम करती है, लेकिन इसका इन्फ्लेमेटरी इफ़ेक्ट नहीं होता। और ये जो एक्शंस हैं ये किस तरह से करती है, ये आपके पास ना इनहिबिट करती है प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस ओनली इन द CNS। ये प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट करती है इसको इन द CNS में, बकाया जगह में नहीं करती, बिकॉज
एंटीपायरेटिक मतलब क्या, यहाँ पर क्या होता है, हाइपोथैलेमस होता है। हाइपोथैलेमस में आपके पास क्या होते हैं, जो है ना थर्मो रेगुलेटरी सेंटर्स होते हैं, तो उस वजह से आपके पास फीवर को ये कम कर दिए, यहाँ पर हाइपोथैलेमस पर एक्ट कर दिए, ठीक है। एनाल्जेसिक यार फीवर सॉरी पेन जो आपके पास है वो ब्रेन ही करता है सारा, ठीक है, न्यूरॉन वगैरह आता है, तो इस तरह से ये अपना इफेक्ट करती है। सो इस वजह से इसको हम एनसेड नहीं बोलते, ठीक है। अब ये एसिटामाइनोफेन तो हम इतनी ले रहे होते हैं, ठीक है, खाना भी नहीं खाते जितनी ये ले रहे होते हैं हम, ठीक है। तो ये हम ओरल रूट के थ्रू लेते हैं। ये आपके पास पैरासिटामोल होती है ना, पैरासिटामोल होती है, ठीक है। ये जो आपके पास पेनाडोल आती है, न्यूरोल आती है, ठीक है। तो ये हम लेते हैं, ये आपके पास आ गई इनटू द लिवर में आ जाएगी। तो लिवर में ना इसका जो कुछ पार्ट है, वो आपके पास ना कन्वर्ट हो जाएगा किस में, जो है ना इनएक्टिव में। जो इसका ये क्या है, इसका इनएक्टिव मेटाबोलाइट है, इसको हम बोलते हैं क्या, इनएक्टिव को जो है ना ग्लूकोरोनेटेड इनएक्टिव फॉर्म, इनएक्टिव ग्लूकोरोनेटेड जो है ना मेटाबोलाइट, ये अपना पूरा फंक्शन करेगी। उसके बाद ये लिवर में आएगी, तो ये इसकी मेटाबॉलिज्म होगी। तो इसकी मेटाबॉलिज्म ये होती है, थोड़ा सा कुछ पार्ट, थोड़ा सा नहीं बहुत सा पार्ट इसका इसमें होता है, इनएक्टिवेट हो जाता है इनटू द ग्लूकोरोनेटेड फॉर्म, ठीक है। यहाँ पर इसमें ग्लूकोरोनेट ये लेट सपोज ये मैंने इसको ग्लूकोरोनेट इसमें ऐड कर दिया, ठीक है, ड्रग में ये वाला, ठीक है। तो ये होता है, ये हो जाएगा और ये फिर इनएक्टिवेट हो जाएगी और ये यूरिन में आपके पास एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। इसका जो कुछ पार्ट है इस ड्रग का, वो आपके पास हाइड्रोक्सिलेटेड होता है, इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाता है। और जब इसमें हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऐड हो जाएगा, इसे हम बोलते हैं क्या, एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनिमीन, एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनिमीन, ओ सॉरी बेंजो क्विनोनिमीन, बेंजोक्विनोनिमीन, एन एसिटाइल पी बेंजोक्विनोनिमीन। अब ये जो चीज़ है ना, इसे हम यार ये एब्रीविएट कर देते हैं इसको, एन एसिटाइल पी बी, तो ये जो है ये ना आपके पास कार्डियोटॉक्सिक होती है। अगर ये बहुत ज़्यादा हो जाए, इट विल काजेस हेपेटिक नेक्रोसिस, ये लिवर का फेल्यूर करा देगी, ठीक है, अगर ये ज़्यादा हो जाए। लेकिन नॉर्मली होता क्या है, ये जब फॉर्म होती है ना, तो एक और जो है ना आपके पास यहाँ पर लिवर में मॉलिक्यूल है जिसे हम बोलते हैं क्या, ग्लूटाथायोन। ये क्या है, ग्लूटाथायोन में सल्फ हाइड्रल ग्रुप होता है, ये जो NAPB है, ये इस सल्फ हाइड्रल ग्रुप के साथ रिएक्ट करेगा। जब ये इसके साथ रिएक्ट करेगा तो ये आपके पास इस फॉर्म में आ जाएगा। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ये एक जो है ना वेरी 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 लेस टॉक्सिक कंपाउंड में आ जाएगा, ठीक है। और ये फिर यहाँ से बाद में भी ये एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। अगर आप लेट सपोज ये पैरासीटामोल ही आप 8 टेबलेट ले रहे हैं दिन में, 8 टेबलेट, आपके पास 1 टेबलेट आपके पास 500 मिलीग्राम की होती है, तो आप कितनी ले रहे हैं, इंटू 4 आपके पास, यार ये कितना हो जाएगा, ये तकरीबन आपके पास 4000 हो जाएगा, ठीक है, 4000 मिलीग्राम। तो आपने ना ये जो 4000 मिलीग्राम है पर डे, ये पर डे का है, पर डे ये आपके पास ना ये चीज़ करवा सकता है, ठीक है। सो डोंट टेक 8 टेबलेट्स पर डे, आप लाइक 6 टेबलेट्स ले सकते हैं, 6 से कम ले सकते हैं, ठीक है। 8 बहुत ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप इतना ले सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास क्या था, एसिटामाइनोफेन था। एंड जब आपके पास इसकी टॉक्सिसिटी हो जाए तो एक चीज़ देते हैं हम जिसे बोलते हैं हम क्या, एन एसिटाइल सिस्टीन। दिस इज़ द एंटीडोट फॉर एसिटामाइनोफेन टॉक्सिसिटी, एन एसिटाइल सिस्टीन। एंड इसमें होता क्या है, इसमें ये जो सल्फाइडल ग्रुप है ना, ये बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ये इसके साथ ना रिएक्ट करता है और इसको जो है ना लेस टॉक्सिक कंपाउंड में जो है ना वो कर देता है, कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। तो ये आपके पास होता है इसमें, ठीक है।
सो दिस इज़ ऑल अबाउट दी NSAIDs फार्माकोलॉजी। आई होप कि पूरा का पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा।